सो ये दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा आप जानते हो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है क्लास 12th का फिजिक्स में। और आज हम बेसिकली किरचॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो भी टॉपिक क्लियर हो चुका है हम चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे और उसके बाद फिर हमारा ओम का नियम आया था जो कि हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप एक के बाद एक सारे वीडियो देख सकते हो। चलिए, इसके बाद हम प्रतिरोध देखे थे और प्रतिरोध के बाद विद्युत चालकत्व तो हमने पढ़ा था और फिर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर भी देखा था। उसके बाद हम कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड पढ़े थे। 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद फिर प्रतिरोधों का संयोजन देखा था और उसके बाद फिर हम कुछ उसका क्वेश्चन भी किए थे। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आए थे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद हम ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध के बारे में देखे थे, क्या होता है बेसिकली उसके बारे में हम देख चुके थे। यदि आपने ये सारे वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो एक के बाद एक सारे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ और आज हम किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के कंटेंट आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम यहाँ पे आप देख सकते हो और बेसिकली कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो। तो किरचॉफ लॉ बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रथम नियम या संधि का नियम भी बोलते हैं और दूसरा द्वितीय नियम या बंद पास का नियम। बंद पास क्या होता है? बंद तो आप समझते हो, पास क्या होता है? कोई भी एक बंद सर्किट होना चाहिए, इसको ही हम बोलते हैं बंद पास, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कि इसके बारे में। और सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला नियम। पहला यहाँ पे क्या बोलता है कि प्रथम नियम या इसको संधि का नियम भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको या तो किरचॉफ का प्रथम नियम पूछ देगा या फिर आपको बोलेगा कि किरचॉफ का संधि का नियम बताओ, राइट। तो यहाँ पे आपको दोनों नाम देखने को मिलते हैं, तो दोनों नाम आप याद रखना। तो इसमें बेसिकली होता है विद्युत परिपथ की किसी संधि पर, संधि क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि क्या होता है इसके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। तो सपोज कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, अगर ये हमारे पास एक पॉइंट है और इसी से अगर यहाँ पे अगर हमारे पास एक I1 धार अगर करंट यहाँ से आता है और यहाँ से एक करंट निकल जाता है। सपोज़ कि यहाँ से हमारे पास I1 करंट आता है और यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं, राइट। यहाँ से हमारे पास एक और I2 करंट सपोज आता है, I3 करंट यहाँ से आता है और यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से भी हमारे पास एक करंट आता है और यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कितना सर्किट हो गया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 सर्किट हो गया। अगर हम इसको नाम दे दें, यहाँ सपोज़ कि अगर हम एक इसको I1 दे दें, इसको अगर हम I2 सपोज कर लेते हैं, इसको अगर हम I3 मान लेते हैं, राइट। ये हमारा I4 हो गया और इसके बाद ये I5 एंड दिस इज I6, ठीक है। तो यहाँ से जो आ रहा है इसको हम बेसिकली संधि बोलते हैं, जहाँ पे सारा करंट आके मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ये भी यहीं मिल रहा है, सारा करंट एक ही जगह पे मिल रहा है। तो सारा करंट जहाँ पे मिलता है इसी को हम बोलते हैं संधि, राइट। ये हमारा संधि होता है, तो इसको हम संधि बोलते हैं, याद रखेंगे, इसी को हम संधि बोलते हैं। तो यहाँ से बेसिकली I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद I6 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से बाहर कौन कौन निकल रहा है? तो I3 बाहर निकल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, I4 बाहर निकल रहा है एंड I5 बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर परिभाषा यहाँ पे देखें तो विद्युत परिपथ की किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब कि जितना भी यहाँ पे धारा जो आ रहा है, राइट, ये जो धारा यहाँ से आ रहा है और जो यहाँ से जा रहा है, ये दोनों का योग अगर हम करते हैं तो ये दोनों इक्वल होता है। यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो जब हम इसका योग करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा आ कौन रहा है? तो ये हमारे पास I1 आ रहा है, ठीक है, I2 आ रहा है प्लस I6 आ रहा है, राइट। और यहाँ से जा कौन रहा है? तो जा रहा है I3, I4 एंड I5। तो इसको हम माइनस के साथ लिख देते हैं, राइट। इसको हम माइनस I3 एंड प्लस माइनस I4 एंड I5, ठीक है। ये दोनों का योग इक्वल 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे बोल रहा है, पहला नियम संधि का नियम क्या बोल रहा है कि किसी संधि पे, राइट, किसी संधि पे जितना भी करंट आता है और जितना भी करंट यहाँ से निकलता है, दोनों का योग बराबर होता है। दोनों का योग अगर इक्वल होता है तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जितना आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल में करके हम I3 प्लस I4
प्लस I5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप जानते हो कि समेसन हम यूज़ करते हैं, समेसन का मतलब योग होता है, और समेसन यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, तो समेसन यहाँ पे I लिख सकते हैं जो कि 0 होगा। और I मतलब जितना भी समेसन आएगा या फिर जाएगा सबका योग 0 होगा। सपोज़ कि अगर हम आने वाले को प्लस लेते हैं, आने वाले को अगर हम पॉजिटिव मान लेते हैं, राइट, आने वाले को अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव मान लेते हैं और जाने वाले को निगेटिव मान लेते हैं, तो बेसिकली हम सबका योग ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी हम योग कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम योग एडिशन ही ऐड ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समेसन I जो यहाँ पे है, समेसन I इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम हुआ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हो कि डायग्राम यहाँ बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिया गया है कि जो I1 आ रहा है यहाँ से, जो I2 यहाँ से फिर जा रहा है, I3 भी यहाँ से निकल रहा है, I4 आ रहा है, I5 आ रहा है, जा रहा है। तो जो आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन आ रहा है, संधि की साइड कौन कौन आ रहा है। तो आने के लिए अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे I1 आ रहा है, I5 आ रहा है और I4 आ रहा है, ठीक है। तो I1 फिर I2 जा रहा है, इसको माइनस लेंगे तो ये माइनस I2 दिखा है, I3 जा रहा है तो माइनस I3, I4 जा रहा है संधि की ओर आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम प्लस में लिखें। ये भी संधि की ओर आ रहा है I5, तो प्लस में लिखें। तो इस तरीके से आई होप ये लॉ आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि किरचॉफ का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। यदि ये क्लियर हुआ होगा तो हम आगे चलेंगे। प्लीज़ थम्स अप करके बता दो ताकि हम आगे चल सके। और मैं आपको बता दूँ अभी हम लाइव हैं, तो यहाँ पर आप मेरे साथ ही, अगर कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। बेसिकली हमारा टाइम है शाम के 5 बजे मैं फिजिक्स के लिए आता हूँ, एंड 6 बजे उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास चलता है। केमिस्ट्री का भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं द्वितीय नियम, राइट। अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद पास का नियम देखते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास, राइट, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए इसको हम पहले समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद फिर हम देखेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ब्लैंक पेज में और वहाँ पर एक फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम बंद पास बनाना है। तो बंद पास हम कैसे बनाते हैं, ये हो गया, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लेते हैं तो ये आप देख सकते हो, ये तो हमारा यहाँ हो गया R1। ये हम सेकेंड वाला अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, राइट, सेकेंड वाला रेजिस्टेंस हमारे पास R2 हो गया और थर्ड वाला रेजिस्टेंस हमारे पास R3 हो गया। तो इन तीनों को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इन तीनों को अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से हम इन लोग को बंद पास बना देते हैं, बंद लूप बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक बंद लूप बन जाएगा। और बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये हमारा R1 प्रतिरोध है, ये हमारा R2 प्रतिरोध है और ये हमारा R3 प्रतिरोध है, राइट। इसको हम A मान लेते हैं, ये हमारा B, C, D, E एंड F। अब हम यहाँ पे बैटरी भी लगा देते हैं। तो बैटरी कहाँ कहाँ पास लगेगा, एक यहाँ पास लगा देते हैं और एक यहाँ पास लगा देते हैं, राइट। तो जब हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये हम पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया, राइट। यहाँ पे भी अगर हम बैटरी लगा देते हैं तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। इसको सपोज हम E1 दे देते हैं, बैटरी सेल E1, एंड इसको हम E2 मान लेते हैं, राइट। तो E1 अगर हम, आप जानते हो कि बैटरी से चार्ज किधर मूव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज जाता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ जाएगा, राइट। और अगर हम E2 की बात करें तो ये भी यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, राइट। तो अगर ये यहाँ से जा रहा है तो इस तरीके से ऐसे होते होते यहाँ से ऐसे निकलेगा, एंड ये भी अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे होते होते यहाँ से ऐसे वापस निकलेगा, ठीक है। तो ये आई होप ये फिगर आपको समझ में आया होगा। अगर फिगर आप समझ गए होगे तो आगे ईजिली मैं आपको समझा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से सपोज कि I1 प्रतिरोध जा रहा है, सब, चलिए इसको हम किसी दूसरे रंग से लिख लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं यहाँ से क्या जा रहा है, I1 जा रहा है एंड यहाँ से I2 जा रहा है, ठीक है। तो I1 I2 ये तो इसमें भी आएगा ना, जो I1 है ये इस वाले सर्किट में भी आएगा। तो जब यहाँ आएगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ I1 प्लस I2 दोनों मूव हो रहा है, दोनों प्रवाहित हो रहा है,
ठीक है, I1 और I2 दोनों यहाँ पे अगर प्रवाहित हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, I1 क्योंकि I1 यहाँ से ये दो भाग में बटेगा, एक तो इस साइड चला जाएगा और एक इस साइड आ जाएगा, और यहाँ से I2 भी आ रहा है, तो I1 और I2 दोनों यहाँ पे मिलके ये जो EF है, EF वाला यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से I1 प्लस I2 दोनों मूव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बंद पास इसमें देख लेते हैं, A, B, C और D में देख लेते हैं। तो जब हम A, B, C और D में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये फिगर आप यहाँ पे देखते रहना, और सबसे पहले हम बंद जाल ABCD में देखेंगे। तो जब हम बंद जाल ABCD में देखते हैं, बंद जाल ABCD में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि किसी बंद परिपथ में, हमारे पास बंद परिपथ है ABCD की, अगर हम बात करें तो ये भी हमारा पास बंद परिपथ है। बंद परिपथ मतलब क्लोज सर्किट यहाँ पे हमारे पास दिया गया। तो उपस्थित विद्युत वाहक बल क्या होता है, E1 और E2 जो है, जो यहाँ पे बैटरी लगा है, उसको ही हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो इसको हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि किसी बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजीय योगफल मतलब कि या तो आप पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करो, या फिर अगर इसका डायरेक्शन अलग है तो आप यहाँ पे निगेटिव भी कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो E1, सबसे पहले हम इस वाले विद्युत वाहक बल को लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा E1, और इसको अगर हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, राइट। अगर ये E1 जो यहाँ से इस वाले सर्किट में इस टाइप के प्रवाहित हो रहा है, तो E2 भी तो है, तो E1 में से अगर हम E2 को माइनस कर देते हैं तब इसका वैल्यू हमें पता चलेगा, राइट। तो यहाँ से E1 माइनस E2 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखा जाए तो यहाँ क्या प्रवाहित हो रहा है, I1 प्रवाहित, ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे I1 प्रवाहित हो रहा है। तो I1 को अगर R1 R2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, या और R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चीज़ हम आगे अभी विद्युत वाहक बल में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। बस यहाँ आपको ये याद रखना है, ओम के नियम से, ओम का नियम हमारे पास क्या था, VRI। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास VRI था, और वही चीज़ हमें बोल रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखें, आप यहाँ पे परिभाषा देख सकते हो, क्या बोल रहा है कि किसी बंद परिपथ, ठीक है, किसी बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजीय योगफल। ठीक है, बीजीय योगफल हमें अगर यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे हमें विभव अगर देखा जाए, विभव या फिर विद्युत वाहक बल देखा जाए, तो हमारे पास क्या था, E1 E2 था, राइट। जब हमारे पास विद्युत वाहक बल E1 और E2 था, तो इसको सबसे पहले हम बीजीय योगफल कर लिए। फिर हमारे पास यहाँ तो R1 और R2 के फॉर्म में है, बट हमें चाहिए विभव या फिर विद्युत वाहक बल के रूप में। तो जब हमें विभव या फिर विद्युत वाहक बल के रूप में चाहिए, तो इसको हम क्यों ना ओम के नियम से जो RI का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे, तो हमारे पास विभव, ऑब्वियस सी बात है, विभव आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम विभव का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर इस R1 के लिए देखें तो R1 के लिए हमारे पास हो जाएगा IR1, क्योंकि यहाँ पे जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो I प्रवाहित हो रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास I1 प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, I1 प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे I1 R1 लिखेंगे। और जब इसमें हम अगर आगे R2 में देखेंगे तो इसका हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस करके हम क्या लिखेंगे, माइनस I2 R2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको हम सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हम सेकेंड लूप में देखेंगे, राइट। अगर इस वाले लूप में अगर हम देखते हैं, इस वाले अगर बंद पास में देखते हैं, इस वाले में, तो यहाँ पे क्या प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो I1 I2 दोनों प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ E2 है, बस E2 है, और तो कोई विद्युत वाहक बल है नहीं। यहाँ पे तो कोई बैटरी नहीं है ना, यहाँ पे E1 बैटरी था, यहाँ पे E2 बैटरी था, लेकिन यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, तो केवल हम E2 लेंगे। तो जब हम E2 के लिए यहाँ पे निकालते हैं तो E2 इज इक्वल टू, और R2 और R3 यहाँ दोनों में है, तो R2 के साथ क्या का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो I1 प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और I1 जबकि A वाले सर्किट में, अभी हम इस वाले सर्किट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, I2 प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा I2 R2 प्लस I3 में क्या प्रवाहित हो रहा है, I1 प्लस I2 प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम I1 प्लस I2 लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो प्लस I1 प्लस I2
एंड R3 और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस तरीके से दो इक्वेशन जितने भी आपके पास लूप रहेगा उतने इक्वेशन आपके पास निकल जाएगा और इस तरीके से हम किरचॉफ के नियम को समझते हैं। बहुत ही ईजी है, किरचॉफ का नियम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक हमारे पास बंद पास है, यहाँ पे दो बंद पास बन जाएगा, राइट। एक हमारे पास ABCD हो जाएगा और एक CDEF हो जाएगा। तो जब इसमें हम पहले में देखेंगे तो परिभाषा क्या बोल रहा है कि हमें विद्युत वाहक बल चाहिए। तो विद्युत वाहक बल का योगफल, बस इतना आप याद रखना कि विद्युत वाहक बल का बीजीय योगफल आपको करना है। तो यहाँ तो E1 E2 है बट यहाँ पे R1 और R2 के फॉर्म में, लेकिन हम जानते हैं ओम के नियम से कि R और I का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास V आ जाता है, ठीक है, मतलब विभव आ जाता है। तो क्यों ना हम R1 यहाँ पे सबको I1 यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है तो I1 और R1 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा प्रथम नियम था जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, और ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हीटस्टोन सेतु पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे और वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय बाय।